गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, तो लास्ट क्लास सेशन डिस्कशन था, हो नहीं पाया, तो उसका देखते हैं, आज आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर बहुत पीछे ही चल रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे लास्ट, जो भी पिछला क्लास हुआ था उसमें। तो उसमें किसी को कोई कष्ट दिक्कत है तो पूछो। हम्म, नहीं है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये किसी भी चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज को बताने के लिए होता है। तो अगर हम प्रॉपर्टी को बताने के लिए कह रहे हैं कि यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज करेंगे। कि दो चार्ज है तो हम लोग फोर्स निकालते थे के Q1 Q2/r²। दो चार्ज था तो हम लोग एनर्जी निकाल रहे थे के Q1 Q2/r। तो वैसे ही हम किसी एक पार्टिकुलर चार्ज के लिए उसका प्रॉपर्टी के बारे में हम जानना चाहेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिमिलर टू ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो डायरेक्ट डिफिनेशन से शुरू कर रहे हैं। सेम डिफिनेशन भी होगा, बस एक जगह पे एक पॉइंट चेंज होगा। तो लिख सकते हैं इसे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a point unit charge। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे हम चार्ज लिखे थे, यहाँ पे यूनिट चार्ज लिख रहे हैं, बस इतने का अंतर है, बाकी सारा कुछ सेम है। यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से लाते थे, यहाँ पे इन्फिनिटी टू पॉइंट सच दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बोल रहे हैं, तो अगर किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पे ला रहे हैं, तो उसे हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये भी वर्क डन किसके कारण होना चाहिए? एक्सटर्नल के कारण। अगर ये वर्क डन इन्फिनिटी से पी तक लाने में हम कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बोल रहे हैं, तो ये निगेटिव रहेगा। ध्यान से देखें तो ये जो हम लिख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज कि V इक्वल टू और कुछ नहीं U/Q है, यानी कि हम यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी Q/V लिख सकते हैं। ठीक है, U से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखा करते थे, तो यहाँ पे भी हम U/Q लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल पता है तो उसमें 4 से मल्टीपल करके हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इसका यूनिट की अगर हम बात करें, ऐसा यूनिट, ठीक है, तो पोटेंशियल है ऐसा यूनिट जूल पर कूलम हमें दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कहता है जूल और चार्ज कूलम, तो जूल पर कूलम, इससे हम लोग और नाम देते हैं वोल्ट। ठीक है, जिसे हम लोग V से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वोल्ट होगा। जो बैटरी होता है उसमें भी जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इतने वोल्ट का बैटरी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट करता है। चल के देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है वो, कि बैटरी के क्रॉस में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है। उससे क्या होगा कि अगर हमें कुछ चार्ज पता हो तो उस चार्ज से मल्टीपल कर देंगे उस रीजन में, तो हमें एनर्जी भी पता चल जाएगा। तो बैटरी का एक, अगर हम उसका खुद का प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, तो इसलिए हमें पोटेंशियल जानने की जरूरत है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर हम एक यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क कर रहे हैं वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी में कहा करते थे कि अगर हम क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि सिंपल सा ये बचपन वाला क्वेश्चन हो गया कि क्यू के लिए यू है तो वन के लिए क्या होगा, यू बाई क्यू। इससे ही हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यू चार्ज को जब हम उठा के लाए तो जो एनर्जी था यू था, तो वन यूनिट को लाएंगे तो यू बाई क्यू होगा, उसे ही हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है। तो वही डेफिनेशन भी है यहाँ पे। यूनिट की बात करें तो वोल्ट होगा। ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी, नीचे चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी हमारा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी ही रहेगा। ठीक है। इतना बात में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए फाइंड करें तो कैसे फाइंड करें, अब वो चीज हम लोग देखते हैं। कैसे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें दे रखा होगा तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक प्लस क्यू चार्ज। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे, जो कि लेट से कि आर दूरी है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस जगह पे क्यू चार्ज रख देंगे। टेस्ट चार्ज है, ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज। ठीक है। टेस्ट चार्ज रख दिए तो यहाँ पे जब हम रखे तो हमें क्या मिला हियर, कि अगर दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी, यानी कि इंटरेक्शन बोले या फिर पोटेंशियल बोले, एनर्जी क्या होगा, यू से लिखते हैं और वो लिखेंगे के क्यू क्यू बाई आर, पोटेंशियल हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें लिखना है तो ये होता है यू बाई टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, के क्यू बाई आर। यानी कि सिंपली हमें जो सोर्स है उसी की वजह से मिल जा रहा है। यानी कि अगर हम क्यू चार्ज से आर दूरी पे किसी भी डायरेक्शन में भी निकालना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं के क्यू बाई आर। ठीक है। नोट करके एक चीज अगर हम कर लें कि इट फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है। ये जो है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। हाँ, ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग इसमें डायरेक्शन की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या था, याद है? बोलो। नहीं याद है? अगर हमें इस पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट है यहाँ का पोटेंशियल अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि इंडिविजुअल चार्जेस के कारण पोटेंशियल, यानी कि Q1/R1 प्लस के Q2/R2 प्लस के Q3/R3। मतलब जो भी चार्ज दे रखा है उसको हम लोग डायरेक्टली अगर जोड़ देंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। इसे ही हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहा करते थे कि वहां पे था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंटेड एट पॉइंट ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। जो इंडिविजुअल चार्जेस थे उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे था उन सब का वेक्टर सम को हम लोग बोलते थे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसे ही लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहते थे। वैसे ही यहाँ पे भी लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहा है, यानी कि बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट
is sum of potential due to its charge at that point. ठीक है, अगर हम एक एक चार्ज से उस जगह पे पोटेंशियल लिखना चाहें तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे कि ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है और जो पोटेंशियल होगा उस सबका सम होगा। क्लियर है ये? यस। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, साइड लेंथ ए बोल रहे हैं, यहाँ पे सारे कॉर्नर्स पे हमने चार्ज रख दिया क्यू और बोल रहे हैं कि इसका सेंटर है ओ, पूछा जा रहा है फाइंड पोटेंशियल एट ओ क्या होगा। पहला सवाल है तो हम ही बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 चार्जेस हैं, सबके कारण ओ पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो ओ पे निकालने के लिए हमें इस चारों चार्ज से दूरी निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर है, ये साइड लेंथ है, ये भी साइड लेंथ है, तो ये √2 है, तो ये a/√2 होगा। किसी को दिक्कत? सारा दूरी कितना होगा? a/√2। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि चारों का चारों जो चार्ज है वो सारा सेम दूरी पे है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट ओ जो होगा 4 इंटू, चारों सेम है तो KQ/a/√2 होगा, यानी कि 4√2/KQ/a। क्लियर है इतना? हम यहाँ क्या किए हैं? यस कुछ सर। नहीं, बल्कि एक एक चार्ज से वहां पे पोटेंशियल कितना होता पता कर लिए। एक चार्ज से KQ/a/√2, यानी कि √2 KQ/a होता। चारों से सेम है इसलिए इनटू चार्ज कर दी। इसमें बताओ तो कितना होगा? स्क्वायर ही है, साइड लेंथ ए है। जीरो। 0, ठीक है, सबका आ रहा है। यस सर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि दिख रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज इतना दूरी पे है, उतना ही निगेटिव चार्ज ये भी वैसा ही है, सेम दूरी पे है, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके कैंसिल आउट कर जाएगा। ठीक है, 0,2 पे पॉइंट ए है, ये 2, -2,0 है और ये 2,0 है। फाइंड पोटेंशियल एट ए। सर ये भी जीरो। 0, ठीक है। यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस अगर दिख रहा है तो ये भी आर, अगर हम बोले ये भी आर बोले, तो आर हमें दिख रहा है, ये कितना आ जाएगा? 2√2। ठीक है, दोनों के लिए सेम है, तो पोटेंशियल एट ए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? K-2 माइक्रोकुलम के लिए डिवाइड बाई आर, प्लस K+2 माइक्रोकुलम के लिए डिवाइड बाई आर। दोनों दिख रहा है कि कैंसिल आउट हो जा रहा है 0।
पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। एक रिंग है, ठीक है, रिंग है, इस पे चार्ज Q है, रेडियस R है, इसका ये सेंटर है O। पोटेंशियल एट O क्या होगा? ये चार्ज जो है यूनिफॉर्म है। हमारा जो फॉर्मूला था वो तो था पॉइंट चार्जेस के लिए, और ये जो रिंग है इस पे पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो एलिमेंट लेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिए, छोटा सा dq चार्ज है। इस dq चार्ज के लिए अगर हम यहाँ पे लिखें तो dv क्या लिखेंगे बताओ? k dq/r लिखेंगे क्या? बोलो। यस सर। k/r तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल dq आएगा, यानी कि v इक्वल टू क्या आ जाएगा, k/r इंटू डी क्यू। 0 से q तक टोटल चार्ज इतना है, तो kq/r यही आ रहा है। ये तो खैर ठीक है। थोड़ा बहुत अगर दिमाग हम और लगाते तो ऐसा भी देखते कि क्या इस पे, इस रिंग पे जितने भी चार्ज हैं वो सारा का सारा r दूरी पे ही है, दिख रहा है, ठीक है, यस सर। r दूरी पे ही है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे kq/r, क्योंकि हम ऐड करते सबका तो टोटल यही आना था, k/r कांस्टेंट होता और सब चार्जेस का सम q ही आना था, जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो वैसे भी सोच के हम डायरेक्टली kq/r लिख सकते। तो अगर ये सोच सकते हो तो ये बताओ, रिंग ही है, चार्ज q, रेडियस r है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये पॉइंट O है सेंटर, तो पोटेंशियल एट O क्या आएगा? बोलो। सर KQ/R। kq/r फिर से दिख रहा है कि सारा का सारा चार्ज क्या है, सेम दूरी पे है। सारा का सारा भले नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ ज्यादा ही रहे इधर कम रहे कैसा भी रहे, लेकिन सारा का चार्ज क्या है, सेम दूरी पे है। अगर हम सबका पोटेंशियल ऐड करते जाएंगे तो टोटल चार्ज k/r कांस्टेंट ही रहेगा, टोटल चार्ज का सम q देगा, तो हम kq/r आराम से लिख सकते हैं। किसी कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, हमें बोल दे कि ऐसा आर्क दे रखा है, इस पे भी ऐसा चार्ज है, q चार्ज है, रेडियस जो है r है, ये इसका सेंटर है, तो पोटेंशियल एट O क्या लिखेंगे? KQ/R। kq/r। सारा का सारा चार्जेस कितने दूरी पे है, r दूरी पे है, सबको जोड़ेंगे तो kq/r। रिंग ही है, इस पे ऐसे चार्ज, ठीक है, रिंग है, चार्ज q है, रेडियस r है, इस पॉइंट P पे निकालना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ से लेट से कि x दूरी पे है। तो पोटेंशियल एट P अब क्या होगा? KQ/√x² plus R²। kq/√r² R² प्लस, plus x²। ठीक है। क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सारा का सारा चार्ज जो है कहीं से भी देखेंगे तो ये हमारा इतने दूरी पे है, r² प्लस x², तो जो भी पोटेंशियल होगा kq/ इतना होगा। ठीक है, ऐसा दे दे, ये रिंग है, इस पे चार्ज q, यहाँ से बोले x दूरी पे बताओ, रेडियस r है,
इस पॉइंट पी पे, क्या फिर से पीपी के क्यू बाई वही आएगा? यस सर। ठीक है, यानी कि हमें पोटेंशियल में डायरेक्शन का कोई चिंता नहीं करना है, तो इसलिए हमें ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। हमारे पास अगर एक डिस्क दे रखा है जिसपे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और रेडियस आर है, ठीक है, यानी कि ये हमारा डिस्क है, इससे यहाँ पे x दूरी पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा, निकाल सकते हैं? सर थोड़ा ऊपर कीजिए। यस। हो गया? यस। अब जैसे कि यहाँ पे एक डिस्क दे रखा है, उस डिस्क पे चार्ज है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखा है, यानी कि इसके पूरे एरिया में ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी वजह से पॉइंट P पे अगर हमें निकालना हो तो निकाल सकते हैं क्या? बोलो। कैसे निकालेंगे? बोलो कुछ भी। क्या हमें रिंग के लिए पता है? तो हम ऐसा रिंग एक मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम y दूरी पे जाके एक dy एलिमेंट ले लिए, इस रिंग की वजह से, यानी कि इसमें जो चार्ज है इसकी वजह से हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या? बोलो। यस सर। तो dv कितना लिखेंगे? रिंग पे चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑन सिग्मा रिंग, इंटू 2 पाई/dy। सिग्मा इंटू एरिया, यानी कि 2 पाई इंटू dy। किसी को दिक्कत? तो चार्ज अगर हमें पता है तो हम लिख सकते हैं के क्यू, क्यू कितना है? तो सिग्मा इंटू 2 पाई वाई डी वाई, ठीक। के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख ले रहे हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 2 पाई दिख रहा है इसलिए। तो यह है के क्यू बाई आर, आर कितना है? तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2, यही है। सर y किसी को स्क्वायर था। अच्छा हाँ, हम्म, हाँ यहाँ आर की जगह वाई होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये तो 2 से गया, तो हमें क्या मिल जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट dv इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट y बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 dy। इसका इंटीग्रेशन करना होगा, y जो है 0 से r तक वेरी कर रहा है, इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? x तो वेरी नहीं कर रहा है, y सिर्फ कर रहा है, कैसे करेंगे बताओ? सब्स्टिट्यूट करेंगे सर। सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट टी पुट कर देते हैं, ठीक है, तो टी पुट कर दिए, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट अगर करें हम, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद मिलेगा 2y dy इज इक्वल टू dt। अब इन दोनों को ऊपर हम पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट कि v इधर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से y dy जो है dt/2 है, डिवाइडेड बाई यहाँ t रेज टू पावर 1/2। t रेज टू पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा? t t रेज माइनस टू पावर 1/, -1/2 है, हाँ, ठीक है, होगा t 1/2 डिवाइड बाई 1/2 होगा माइनस यस सर। प्लस में,
प्लस में ही रहेगा, यही होगा, यही ना हो गया। एक्स रेस टू पावर एन रहता है तो क्या लिखते हैं, एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1/2, सॉरी एन प्लस 1, यही लिखते हैं। तो यहाँ टी रेस टू पावर -1/2 है, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, नीचे 1/2 बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, एक तो 1/2 है ही, इंटू 1/2, ये तो आपस में कट गया। टी का लिमिट हमने नहीं पुट करा है, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट टी है x² प्लस y² का ये √0 to r, y जो वेरी कर रहा है वो 0 to r कर रहा है, पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। 0 पुट करेंगे तो x² प्लस यही आ रहा है। यस ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन है अपना, करके सॉल्व कर लो। σ/2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट, काम यही चीज है, ये चीज शायद हम लोग तीसरा बार ये काम कर रहे हैं। यस ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, दोनों में क्या रिलेशन है। तो कुछ हम लोग पहले से जानते हैं कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या हम लोग ये चीज जानते हैं क्या कि F इक्वल टू होता है -du/dx, यस सर ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये F इक्वल टू होता है -du/dx, ये चीज होता है। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या कि du जो है और कुछ नहीं बल्कि -f/dx है। ठीक है, ये भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए बोलते हैं, F इक्वल टू -du/dx या फिर du इक्वल टू -f.dx। अब हियर यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो du है इसे हम लोग लिख सकते हैं q इंटू dv, एंड फोर्स जो लग रहा है चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, तो हम उसे लिख सकते हैं q इंटू ई। ठीक है, तो ई डॉट dx, तो यहाँ से q से q गया, ठीक है, तो q q चल जाएगा, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया dv इक्वल टू क्या है -e डॉट dx। ठीक है, यानी कि ये जो है रिलेशन है हमारा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं E इक्वल टू dv/dx का निगेटिव। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा रिलेशन बिटवीन E एंड V है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो है रिलेशन है। अब यहाँ पे है कि एक तरफ स्केलर क्वांटिटी है, एक तरफ वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि केस 1, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा हो, लेट से ऐसा दे रख सकता है एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर है, वेक्टर दे सकता है। तो यहाँ पे जो dx हम यूज कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में यूज किए हैं, तो मोस्टली हम लोग यहाँ पे dr यूज करते हैं। तो dr अगर हम लिखे तो ज्यादा समझ में भी आएगा, ये dr डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे dr वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। ठीक है, ये चीज यूज करेंगे।
कभी भी अगर हमको यही वाला फॉर्मूला यूज करना हो ई डॉट डी आर, तो डी आर ऐसे यूज करेंगे जब एक्स वाई जेड के टर्म में दिया हुआ सिर्फ एक डायरेक्शन हो, जैसे कि एक चार्ज है कहीं भी दूरी पे बोलता है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो वहां पे हमें उतना सोचने की जरूरत नहीं है, ई डॉट डी आर लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों वेक्टर्स में दिया हो, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, तो उस समय जो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर यूज कर रहे हैं, उसे भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और वो हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ से हमें डीवी जो मिल जाएगा, ध्यान से देखो तो माइनस इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स से लिख लेते हैं, माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड मिल जा रहा है। ठीक है, और ये अगर हमें मिल गया तो हम यहाँ से तो आराम से अपना इंटीग्रेशन करके काम आसान कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर में है तो उससे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे डीआर वेक्टर के साथ, तो यहाँ से हमें जो क्वांटिटी मिलेगा स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, कोई झंझट नहीं, सब कुछ नॉर्मल हमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट रह गया तो पूछ लो। सर डी आर वेक्टर खुद से मानेंगे? हाँ, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में चेंज दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यस है हमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स में बताया है, यस तो हम यहाँ जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर लिखेंगे वो भी चेंज किस में लिखेंगे, तीनों वेक्टर यूज करेंगे, तो इसलिए यस एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन का यूज करिए। अगर ऊपर वाले में सिर्फ एक्स रहते हैं सिर्फ एक्स ही यूज करेंगे, सिर्फ वाई है तो सिर्फ वाई यूज करेंगे, एक्स और वाई है तो सिर्फ एक्स और वाई यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। अब केस 2 है कि हमें हो सकता है कि पोटेंशियल गिवन हो। ठीक है, यानी कि v जो है ये फंक्शन ऑफ x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, और ये गिवन है, यानी कि हमें स्केलर क्वांटिटी दिया हुआ है। अब स्केलर क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट यहाँ से कर रहे हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, तो कैसे करें? तो इसके लिए जो है हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कि अगर एक्स वाई जेड तीनों है, सिर्फ एक रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब तीनों है तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल। ठीक है, इसे डेल पढ़ते हैं, डेल बाई डेल एक्स वी आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको क्लियर है? नहीं पता है? यस सर, आता है करना। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड वेरिएबल है, तो जब हम यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई और जेड को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट। यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड को कांस्टेंट, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई को कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में बदल गया, यहाँ पे एक वेक्टर फॉर्म था वहां डॉट प्रोडक्ट किया स्केलर में बदल गया। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है किसी भी रीजन में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पूछ रहा है कि फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई में होगा तो ये फाइंड करना है पोटेंशियल। ठीक है, देखो यहाँ पे यही चीज हम लिख रहे थे
कि यहाँ पे वाई स्क्वायर ई बाई है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस सी एक्स आई प्लस वाई जे है। अब यहाँ पे हम डॉट डी आर करेंगे तो डॉट करेंगे कैसे, नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे डी आर की जगह क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। जेड वाला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं आई आई के साथ जे के साथ ऐसे होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं माइनस एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। क्लियर है डॉट प्रोडक्ट करके, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा। चूंकि लिमिट नहीं है तो यहाँ पे प्लस सी लिखना नहीं भूलना है। यस। अगर ये दे दिया रहता तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। सेम चीज है, आंसर भी तुम्हें पता चल जाना चाहिए क्या आना चाहिए, फिर भी देखो बना के। माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल v बाई डेल जे वाई जे कैप। माइनस अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y वाला टर्म कांस्टेंट मानेंगे, यहाँ पे x आई कैप बचेगा, यहाँ पे माइनस y जे कैप बचेगा। क्लियर है, बोलो। यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली हो क्या मैथ में, अभी नहीं पढ़े होगे, दो सर। अभी नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन करा देते हैं, बाद में जब पढ़ोगे तो उस समय एक बार देख लेना किस टाइप के भी क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो आसानी से कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, तो पूछ रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। सर माइनस 2xy प्लस सी माइनस 2x, वाई। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। जैसे कि अगर हम भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई डॉट डी आर, ठीक है, तो माइनस इंटीग्रल वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है, तो यहाँ डी आर की जगह हम लिख लेंगे डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे। अब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है। अच्छा कितना आया था तुम्हारा, माइनस 2xy माइनस सी। ये यस। ठीक है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या गलती क्यों बता देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखे हो वाई डी डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, यही
यहाँ पे वाई एक्स हो गया प्लस एक्स वाई हो गया, यही चीज ना, माइनस है तो माइनस टू Yes, एक्स sir. वाई, ये ठीक है। यहाँ पे y वेरिएबल है, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? No, sir. नहीं कर सकते हैं ऐसा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना है कि ये वाला जो है गलत है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सारे चीज सिखाए जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे क्या करना है, अगर ऐसे सवाल आते हैं फिजिक्स में तो सिंपली तुम सोच के कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, ये चीज हमें दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ तो किस चीज का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इतना मिलेगा। y dx है और x dy है, uv का टर्म कुछ दिख रहा है? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. तो अगर हम यहाँ पे ऐसे समझें कि इफ अगर t इजकल टू एक्स वाई होता तो यहाँ पे dt बराबर क्या होता, x dy प्लस y dx होता। Yes, sir. तो यहाँ पे यही वाला चीज तो ऊपर दिख रहा है, तो हम इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो दिस इंप्लाइज v इजकल टू माइनस इंटीग्रल dt लिख सकते हैं हम, माइनस इंटीग्रल dt यानी कि माइनस टी प्लस सी। टी कितना है, एक्स वाई, यानी डेट इजकल टू माइनस एक्स वाई प्लस सी, ठीक है। डिफरेंशिएट करके देख लो, चेक कर लो, फिर से ऊपर वाला ही आएगा। ट्रू वाले केस में इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, जो चीज आना चाहिए। बात समझ आया? Yes, sir. यहाँ गलती क्या था कि y dx को हम इंटीग्रेट करके y को कांस्टेंट नहीं मान सकते, y वेरिएबल है यहाँ। ऐसे से क्वेश्चन जो होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ जाओगे तो उसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए जाते हैं, कैसे वैसे ये रहेगा तो ऐसे कर लेना है, वो रहेगा तो ऐसे कर लेना है, तो अपने आप हो जाता है। बाकी अभी के लिए, फिलहाल के लिए, अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो ऐसा दिमाग लगाने की कोशिश करो, एक लाइन में बन जाएगा। मैथ्स में तो कितना स्टेप्स करोगे पता नहीं। इस क्वेश्चन को भी करने के लिए अगर मैथ्स प्रोसेस से जाए तो मिनिमम 6-7 लाइन तो लग ही जाएंगे। ठीक है। अब जैसे स्फेरिकल सेल या कंडक्टर, कंडक्टर सॉलिड हो, हॉलो हो, कोई भी हो, अगर हम उस पे जो चार्ज देते हैं तो उसके सरफेस पे ही जाके इकट्ठा होता है। तो अगर हम कोई भी चार्ज दे रहे हैं तो उसके सरफेस पे ही जा रहा है, तो हमें ओवरऑल वो हॉलो स्फीयर यानी कि स्फेरिकल सेल जैसा ही बिहेव होगा, तो इसलिए हम उसका कारण निकालना चाहते हैं। यानी कि स्फेरिकल सेल है, लेट से इसका रेडियस r है, इस पे चार्ज, ठीक है, इस पे चार्ज ऐसा q है। हमसे यहाँ से किसी भी दूरी, किसी भी पॉइंट P पे, r दूरी पे हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा। ये पॉइंट P के लिए केस बन सकता है, केस 1, कि ये जो r है ग्रेटर देन r हो, यानी कि जो पॉइंट है वो आउटसाइड द सेल हो, एंड केस 2 बन सकता है कि r लेस देन r हो, यानी कि इनसाइड हो। तो ये दो केसेस के लिए हमें निकालने के लिए देता है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो इस सेल की वजह से। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बुक्स में बहुत जगह देखोगे तो इंटीग्रेशन का सहारा लिया हुआ रहता है। हम लोग भी इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन एलिमेंट एलिमेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बुक्स में क्या होता है कि यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिए, ठीक है, एलिमेंट ले लिए तो हमें एक रिंग दिखा, रिंग की वजह से वहां पोटेंशियल लिख लिए, फिर पकड़ के इंटीग्रेट कर दिए, आंसर आ जाएगा, आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये जो अभी रिलेशन पढ़े वो चीज यूज करेंगे।
हम लोग क्या पढ़े कि सिंस पोटेंशियल जो होता है E डॉट डी आर होता है, उसका नेगेटिव का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। और हम जो है इस सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि कितना होता है, तो हम इस चीज का यूज करके फाइंड कर लेंगे कि कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो हम वही केस 1 सॉल्व करते हैं। इफ r इज ग्रेटर देन r, यानी कि पॉइंट जो है हमारा आउटसाइड द स्फीयर है, यानी कि हमारा स्फीयर हो गया, इसका रेडियस r हो गया, यहाँ पे हमारा पॉइंट p है जो कि ये बाहर है, इस पे चार्ज ऐसे q है। डिफिनीशन से जाएंगे कि यूनिट चार्ज को कहाँ से लाना है, तो इन्फिनिटी से q चार्ज को उठा के हमें p तक लाना है। तो इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में लगता है के क्यू बाई आर स्क्वायर किसी भी दूरी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो यहाँ से हम डीवी लिखेंगे कि डीवी इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, कहाँ से ला रहे हैं तो इन्फिनिटी से आर तक ले आ रहे हैं। इधर इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि v इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, -1/r। ठीक है, इन्फिनिटी टू r, तो माइनस माइनस प्लस लिख लेंगे तो के क्यू बाई आर मिल जाएगा। हम किसी भी पॉइंट r दूरी पे अगर हम निकालना चाहें तो पोटेंशियल जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर, यानी कि ये r क्या होना चाहिए, हमेशा ध्यान रहे कि ग्रेटर देन इक्वल टू r। इसके लिए अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जो पोटेंशियल है के क्यू बाई आर। सिंपल वे में समझो तो ये जो चार्ज है इसे हम इसके सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम एज्यूम करे होते कि सारा का सारा चार्ज इस स्फीयर के सेंटर पे है, तो आर दूरी पे क्या हमें फिर से इतना ही पोटेंशियल मिलता, यस सर। ठीक है। तो अगर आउटसाइड में पॉइंट है किसी भी स्फीयर के लिए, तो उसके लिए हम सारा का सारा चार्ज सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। सेंटर पे एज्यूम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल भी के क्यू बाई आर, यानी पॉइंट चार्ज मान के हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केस 2। अगर जो पॉइंट है वो हमारा इनसाइड हो स्फीयर के, तो कितना होगा, ये हमारा स्फीयर हो गया, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट P है जो कि यहाँ से R दूरी पे है, ठीक है। यानी कि अब ये पॉइंट जो है अंदर में है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही होता है कि किसी यूनिट चार्ज को हम कहाँ से उठा के लाएं, इन्फिनिटी से। ठीक है। यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से ले आए, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही चीज करेंगे कि इस पॉइंट P पे हम किसी एक चार्ज को लाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट P पे हम किसी एक चार्ज को लाना चाह रहे हैं, कहाँ से, तो इन्फिनिटी से। Q क्या है, यूनिटी है, इसे हम उठा के इस पॉइंट P तक लाना चाह रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो कि इस सरफेस के बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अंदर में कितना लग रहा होगा, 0। 0। थोड़ा बहुत ध्यान दो कि इस चार्ज को हम सरफेस तक लाए होंगे तब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज किया होगा, तब तक ही हमें वर्क करना पड़ा होगा। यस सर। अगर सरफेस के अंदर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो हमें चार्ज को मूव कराने में कोई वर्क करना पड़ा होगा नहीं, यानी कि जितना यहाँ पे उसका पोटेंशियल होगा वही अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे होगा, यानी कि अंदर का हर एक पॉइंट क्या होगा, सेम पोटेंशियल पे होगा। सेम पोटेंशियल पे है, इसी वजह से क्या हो रहा है
कि हम जब एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल 0 आ रहा है। तो चूंकि हम लोग अभी देखे कि पोटेंशियल जो होता है डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू था, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा भी लिख रहे हैं तो डेल्टा भी 0, इसलिए हमें वर्क डन 0 मिल रहा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो था कि हम कंसेप्चुअली समझे कि अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो हमें कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकली जाए तो अगर हम डीवी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर माइनस तो है ही इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक आने में ये अपोज कर रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो अंदर मूव कराने में हमें कोई वर्क करना पड़ रहा है क्या, नहीं। जो भी वर्क है इन्फिनिटी से सरफेस तक आने में, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के क्यू बाई आर ही आएगा, ऊपर वाले में पुट कर लो, यही चीज तो है, लिमिट स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो हम यही चीज करेंगे। तो इनसाइड में जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई आर होगा, यानी कि जब आर लेस देन आर हो, इक्वल हो तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम पोटेंशियल ले रहे हैं तो के क्यू बाई आर रह रहा है जब आर लेस देन इक्वल टू आर है, एंड के क्यू बाई आर है जब आर ग्रेटर देन आर। वेरिएशन को अगर हम ड्रॉ करें v वर्सेस आर, तो यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है, और इसके बाद ठीक है, यानी कि अंदर में हमें क्या मिल रहा है, कांस्टेंट पोटेंशियल। कांस्टेंट पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डीवी बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, बात सही है। इतने में कोई दिक्कत, नो ये सर। फॉर्मूला जो है याद No. रखना है, ठीक है, फॉर्मूला है याद रखना है। नेक्स्ट है ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी वजह से। नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्फीयर है में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ सरफेस पे नहीं है बल्कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस हम बोल रहे हैं आर है और टोटल चार्ज जो है क्यू है, और ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, इसमें भी दो केसेस बनेंगे, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो हम आउटसाइड के लिए निकालते हैं, इफ आर ग्रेटर देन आर हो। बताओ तुम लोग क्या आएगा, थोड़ा के बहुत। क्यू बाई आर। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो आराम से हमें दिख रहा है कि यहाँ से अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे यानी कि हम इन्फिनिटी से चार्ज क्यू जो कि यूनिटी है इसे हम ला रहे हैं, यहाँ से यहाँ ला रहे हैं। तो इधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर लग रहा है, तो हम डी भी लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि पहले से यही चीज आ रहा है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है, डी आर 0 से आर इंटीग्रेशन, फिर से ऊपर वाला ही दिख रहा है तो के क्यू बाई आर। ठीक है, यानी कि आउटसाइड में इतना रहेगा जब आर ग्रेटर देन आर। इनसाइड के लिए देखते हैं, जब आर लेस देन आर। चार्ज तो पूरे बॉडी में थोड़ा ऐसे पूरे ऊपर। बॉडी। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे हैं यस क्योंकि सर। ऊपर वाले केस में सेम चीज है। हो यस गया, सर।
अब जैसे कि हमें यहाँ से इस पॉइंट P पे निकालना है, ये इसका सेंटर है, तो P पॉइंट पे है, तो फिर से वही चीज है, इन्फिनिटी से हमें किसी चार्ज को इस पॉइंट P पे लाना है। तो यहाँ ध्यान से देखो कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, बता सकते हो? KQ/R²। लेकिन जब अंदर में जाएंगे तो अंदर में अभी ये जीरो नहीं होता है, क्या होता है? KQ/R³ होता है, याद है? यस सर। तो जब हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ला रहे थे, तो इन्फिनिटी से इस सरफेस तक लाने में हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम डीवी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, माइनस KQ/R²dr। कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से आर तक ये लग रहा है, लेकिन आर यानी कि इसके सरफेस से अंदर जब जा रहे हैं तो वहां पे हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा है, बल्कि KQ/R³ इंटू dr लग रहा है जब हम आर से आर जा रहे हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज, दो चीज समझना है कि अंदर में अलग। बहुत बार गलती क्या होता है, लोग करते हैं कि अंदर वाले के लिए सिर्फ इसी को कंसिडर कर लेते हैं, तो ये नहीं कंसिडर करना है, हमेशा डेफिनेशन ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट पे हम पोटेंशियल ले रहे हैं तो हमें इन्फिनिटी से उठा के लाना है। तो इन्फिनिटी से लाने में जो जो चीजें घटेंगी उस सारी चीज को कंसिडर करना। तो यहाँ पे इधर वाले को हम डायरेक्ट लिख दें, KQ/R ही आना है। यस। ठीक है, इधर KQ/R³ हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे R²/2 बचेगा, लिमिट पुट कर देंगे R to R। अच्छा, यहाँ कैपिटल R आएगा, तो यहाँ से देखो ध्यान से, KQ/ हम R³ को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ R² बचेगा, और इधर जो है हमारा कितना बच जाएगा, R²/2 माइनस R²/2। किसी कोई दिक्कत? इतना ही मिल रहा है। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए सरफेस पे कितना होगा तो बता सकते हो? स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा। यस सर। KQ/R दिख रहा है। सेंटर पे स्मॉल r क्या हो जाएगा, 0। 0। 2r दिख रहा है, यानी कि 3/2 टाइम्स v सरफेस दिख रहा है, यानी कि सेंटर पे सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद घटते जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वेरिएशन होता है ऐसा कुछ आएगा। अंदर वाले केस में ये इक्वेशन हमें दिख रहा है, ये सब तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पे स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसका कोएफिशिएंट निगेटिव है, तो क्या डाउनवर्ड पैराबोला होगा? यस सर। डाउनवर्ड पैराबोला होगा। सेंटर पे यहाँ पे 3/2 KQ/R, सरफेस पे KQ/R। ठीक है, ये हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे R²/R है, तो यहाँ से यहाँ तक डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा कुछ आएगा। लेकिन यहाँ के बाद ये 1/R हो जा रहा है, नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा। क्लियर है? ऐसा चीज आएगा, ये ऐसा वेरिएशन आएगा, यानी कि भी से यहाँ तक ऐसा और यहाँ से।
ठीक है, याद रखना है नोट करके कि ग्रेविटेशन में भी पोटेंशियल फॉर प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के लिए अगर हम लोग लेते थे तो प्लैनेट जो होता था वो क्या होता था, सॉलिड मानते थे, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला आएगा के, अच्छा सॉरी, जी मास ऑफ प्लैनेट बाई 2r³ 3r² माइनस x², जब r इज लेस देन r हो, और gm माइनस में रहेगा क्योंकि अट्रैक्टिव होता था, gm बाई r इफ r ग्रेटर देन r हो। सेम फॉर्मूला। अगर हमें पोटेंशियल पता है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते थे, जो भी बॉडी है उसका मास से मल्टीपल करके लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर हमें पता है तो ग्रेविटेशन का लगभग 60-70% पता है। ये अगर चीज हमें याद है तो हम पोटेंशियल एनर्जी कहीं से भी लिख सकते हैं। तो हमें पूछा जाता है कि एक अर्थ है, अर्थ को हम यहाँ गड्ढा कर दिए, यहाँ से बॉल को फेंके, तो बताओ कितना एस्केप वेलोसिटी होगा, कितना ऑर्बिटल स्पीड होगा, तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस पता होता है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर याद है तो हम पोटेंशियल एनर्जी आराम से लिख के आराम से सॉल्व करके काम खत्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक तीर से डबल निशान, यानी कि ये चैप्टर अगर खत्म हो रहा है तो इसके जस्ट बाद टाइम निकाल कर ग्रेविटेशन पढ़ लो। नहीं पढ़े हो तब भी, एक बार पढ़े हो तब भी, पढ़े हो तब तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े टाइम में निपट जाएगी। लेकिन अगर कोई नहीं भी पढ़ा है तो इस चैप्टर के बाद एक बार पढ़ लो ये सारे फॉर्मूले को रट के, देखोगे कि तुम्हें बहुत आसानी से सारा कुछ याद हो जाएगा। सिर्फ कैपिलर्स वाला थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी सब कुछ इतने ही फॉर्मूले से आ जाएगा। एक ये, दूसरा वो जो हम बोले थे गॉस लॉ, गॉस लॉ में भी ग्रेविटेशन में हम लगा सकते हैं थोड़ा सा वेरिएशन करके, तो वो दोनों चीज को यूज करते हुए करके सारे क्वेश्चंस कर लो, काम खत्म हो जाएगा ग्रेविटेशन का, फिर दोबारा उठा के देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है? यस सर। यस। इतना बात में अभी तक जो भी सीखे इसमें कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। ठीक है फिर, ठीक है आज इतना ही रहने देते हैं। होमवर्क है, सेकंड बुकलेट मिल गया है, नहीं सर। एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर 1 to 32। गूगल ड्राइव पे नहीं है क्या? हाँ सर, उस पे तो है ही। उस पे है। तो उससे डाउनलोड नहीं होता है? हाँ सर, हमको लगा होता आप है सर। हार्ड कॉपी पूछे। नहीं तो अभी दूसरे को लेके 1 to 32 कर लेना है, ठीक है? यस सर। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।